हम स्टार्ट कर रहे हैं। मित्रों नमस्कार। आप सबको नए फाइनेंशियल ईयर्स की शुभकामना। नया साल गुड़ी पाड़वा के बाद शुरू हो चुका है। हमें विश्वास है कि हमारे जो मेंबर्स यहाँ पे जुड़े हैं आप सब स्वस्थ हो और अच्छे से अपने व्यापार को कर पाए। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए जीजेईपीसी ने लगातार एवरी अल्टरनेट डेज जो ट्रेड के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उसके एक के बाद एक हम वेबिनार्स आयोजित कर रहे हैं। आज हमारे बीच में यहाँ पे हितेश औचर जी, उज्जवल पटेल, दोनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से हैं, केयर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से। मैं आप दोनों का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ अपनी इंडस्ट्री की तरफ से, जीजेईपीसी की तरफ से, हमारे एमएसएमई कन्वेनर मनीष जीवानी जी की तरफ से। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि लगातार आप हमारे ट्रेड के साथ में अपना इंटरेक्शंस करते ही रहे हैं, आप भी उतने ही फेमिलियर हो चुके हैं लोगों के बीच में। तो हम सीधे सीधे अपने मुद्दे पे आएंगे। तो मैं मिथिलेश पांडे, जेमन ज्वेलरी एक्सेप्टेंस काउंसिल से, हमारी कलीग मिनाली इले जो इस इंटायर प्रोसेस को कोऑर्डिनेट कर रही हैं, हम अब ये पूरा प्लेटफॉर्म आपको हैंड ओवर करते हैं और हम कार्यक्रम के अंत में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो उसके क्वेश्चन आंसर सेशन में आपसे हम जवाब जानना चाहेंगे। और जो लोग जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा सर, जो भी मेंबर्स यहाँ पे जुड़े हैं, कि आप Q&A में, या नहीं पॉसिबल हो Q&A में, तो आप चैट में भी अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं, जिससे कार्यक्रम के अंत में हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। और आपने जो यहाँ पे लगभग पौना घंटे से 1 घंटे तक का समय बिताया है, तो उसका आप बेनिफिट्स ले सकें, एक जो आपका मकसद है, जिस मकसद से जुड़ने का, उसको आप प्राप्त कर सकें। थैंक यू सो मच। अब मैं आग्रह करूंगा, हितेश जी आप कृपया जो है अब माइक संभालें और आगे के कार्यक्रम। Yeah, Ujjwal will start with the presentation. Thank you, sir. Thank you, please. Right. Thank you. Runalini, can we start the presentation, please? Yes. Can we go on the first page? Yeah. Thank you, Mithilesh ji. Thank you so much. And a very warm welcome to everyone on this webinar organized by GJEPC. As a part of Knowledge Sharing Forum, it is our duty and it is our pleasure to be present here and sharing our views on credit rating. Me and Hitesh both have been associated with Care Ratings for more than a decade and have been a part of the journey where this rating process for gems and jewelry companies have evolved over a period of time. The entire credit rating concept has evolved over a period of time. So thank you everyone for joining in on this afternoon. And to start with, I'll just briefly take you to the what we'll be covering in the today's presentation. आज के presentation में जो हम cover करेंगे उसके बारे में I'll just brief you going ahead. Can we move on to the next slide? Yeah. So हम शुरुआत करेंगे credit rating के concept से. उसका main concept क्या है? What does credit rating means? And उसके बारे में थोड़ी विस्तार से बात करेंगे. उसके बाद आता है हमारा risk assessment, एक framework है, which basically guidelines how the rating process काम करता है, क्या क्या evaluate कर रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं, and the entire process also. And the most and important part जो ये webinar का शीर्षक में भी है कि इसका importance क्या है for different entities, especially MSMEs के लिए. Followed by gems and jewelry industry के बारे में एक brief background देंगे हितेश जी, with a background of value chain क्या है and our process. Means care ratings कौन से risk factors analyze करता है specifically जो gems and jewelry में companies हैं उसके लिए, उसके बारे में हमारा एक specifically एक methodology framework किया हुआ है and जो published है हमारी website पे, उसके बारे में detail से Hitesh will brief you, and in the end we'll discuss brief about what care ratings is and how it has been as a leading player in rating entities in gems and jewelry segment. Let's go ahead. Start करते हैं concept of credit rating and rating framework. So इसकी शुरुआत करूँगा एक pure and simple definition कि credit rating होता क्या है, right? एक
ये एक इंडिपेंडेंट एंड अनबायस्ड ओपिनियन है। ये दोनों शब्द काफी मायने रखते हैं, इंडिपेंडेंट एज वेल एज अनबायस्ड। इट इज एन इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि इट इज एन थर्ड पार्टी इवेल्युएशन है। ये एक थर्ड पार्टी दृष्टिकोण से इवेल्युएट किया जाता है। सो इवेल्युएट क्या करते हैं, दैट इज अ रिलेटिव एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ द इश्यूअर। दैट इज रिलेटिव, वो जो बोरो कर रहा है उसकी रिपेमेंट की क्षमता एंड विलिंगनेस ऑफ एन इश्यूअर ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट टू मीट डेट सर्विस ऑब्लिगेशंस। सरल भाषा में जो भी लोन कोई भी कंपनी ने लिया हुआ है उसकी एबिलिटी क्या है एंड उसका विलिंगनेस क्या है, उसका एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है क्रेडिट रेटिंग। नाउ व्हाट, जो भी क्रेडिट रेटिंग जो आता है फॉर एन डिफरेंट एंटिटी, जो भी बैंड्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे, उसका मीनिंग क्या है? सो इट रिफ्लेक्ट्स इन क्रेडिट रिस्क। नाउ इन केस फॉर स्मॉलर एंटिटीज, एमएसएमई एंटिटीज के लिए एक क्रेडिट रिस्क बेसिकली डिटरमाइन करता है डिफॉल्ट रिस्क, कि वो जो लोन जो भी लिया हुआ है उसका डिफॉल्ट रिस्क क्या है, एंड सेकंड उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट हम रेटिंग बैंड के हिसाब से डिटरमाइन करते हैं, जिसका एक अपना डेफिनेशन है कि वो मॉडरेट रिस्क है, हाई मॉडरेट रिस्क है, या कम रिस्क है, लो रिस्क है, एंड इट्स एन आउटकम ऑफ ओवरऑल रिस्क असेसमेंट। ये ओवरऑल रिस्क असेसमेंट हम डिटेल में आगे जाके देखेंगे कि ओवरऑल रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या है। ब्रीफली दिखा दूं तो ओवरऑल 4 पैरामीटर्स हैं जिसमें हम ये एनालाइज करते हैं, एंड विल डिस्कस इट गोइंग अहेड। व्हाट क्रेडिट रेटिंग डज नॉट रिप्रेजेंट, ये काफी बार हमको सवाल आते हैं। वी रिसीव क्वेश्चंस फ्रॉम लॉट ऑफ लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज के बारे में कि ये रेटिंग दिया तो हम ये कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने बोला कि ये एक रिलेटिव इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, डेट सर्विसिंग एबिलिटी के लिए ये इन्वेस्ट या लेंड करने का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। सेकंड, ये वन टाइम इवैल्यूएशन नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, वेरिन हम एक बार रेटिंग करने के बाद दैट रेटिंग इज इवैल्यूएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टिल दैट फैसिलिटी रिमेन्स इन प्लेस। उसका मतलब है एक बार हमने रेटिंग किया तो वो उसका सर्वेलेंस होता रहेगा जब तक वो पूरा फैसिलिटी बैंक को रीपे नहीं हो जाता। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो काफी सारी कंपनीज से क्वेश्चंस आते हैं कि ये फॉर्मूला बेस्ड है या फिर रिस्क असेसमेंट दूसरी तरह से किया जाता है। सो व्हेन आई सेड कि ओवरऑल रिस्क असेसमेंट का पार्ट है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, इट्स एन इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन एंड वेरी ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। एंड फोर्थ is this is not an audit function. We don't perform an audit. We क्लाइंट के पास से जो इन्फॉर्मेशन आता है, थर्ड पार्टी ड्यू डिलिजेंस के पास से जो इन्फॉर्मेशन आता है, उसके बेसिस पे दैट एंटायर रेटिंग प्रोसेस किया जाता है, एंड इट ऑडिट फंक्शन जैसा नहीं है। तो चेक दिस ओवरऑल रिस्क असेसमेंट इन थोड़ा विस्तार में देखें तो कैन वी गो ऑन नेक्स्ट स्लाइड प्लीज रुनालिनी। या सो जो ओवरऑल रिस्क असेसमेंट जो मैंने बात किया कि जो हम विस्तार में देखेंगे, तो उसके दो पहलू हैं, एक है एक्सटर्नल रिस्क और एक है इंटरनल रिस्क। एक्सटर्नल रिस्क वो हो गया जिसपे कंपनी का कोई जोर नहीं है, जो बेसिकली है इंडस्ट्री रिस्क। इंडस्ट्री रिस्क इसके कंपनी जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। इन आवर केस इट इज बेसिकली डायमंड एंड गोल्ड एंड प्रेशियस मेटल एंड प्रेशियस स्टोन्स इंडस्ट्री। सो उसके जो इंडस्ट्री रिस्क है दैट इज वो एनालाइज करते हैं। एंड दूसरा, एक इंडस्ट्री में रहते ही जो अलग प्लेयर्स हैं उसका भी एक कंपैरिजन करते हैं टू फाइंड अ रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन कंपनी इन दैट इंडस्ट्री। जो इंटरनल रिस्क आता है विच इज जो कंपनी के रिलेटेड है, वो है मैनेजमेंट रिस्क, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। मैनेजमेंट रिस्क में प्रमोटर्स बेसिकली आ जाते हैं, सेकेंड लेवल मैनेजमेंट आ जाता है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उनका क्रेडिबिलिटी कैसा है, पास्ट में डिफॉल्ट्स हैं या नहीं। जो क्राइसिस सिचुएशंस है मोर और लेस लाइक जो अभी हम गुजर रहे हैं, लाइक कोविड हो गया, लाइक इकोनॉमिक स्लोडाउन हो गया, लाइक जो 2008-2009 में क्राइसिस आ गए वो हो गए, उसमें मैनेजमेंट का कैसा ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन रहा है, व्हाट वाज देयर प्रोसेस इनसे निकलने के लिए, उनका कैसा रहा है, वो एक डिस्कशंस के थ्रू हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। बिजनेस रिस्क ये हो गया कि कंपनी का मार्केट पोजीशन क्या है, कंपनी के स्केल ऑफ ऑपरेशंस क्या है, उनका ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या है, विच ये दोनों चीज मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल बिजनेस रिस्क कम्स आउट इन फाइनेंशियल रिस्क, जिसमें बेसिकली इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, जो P&L बैलेंस शीट
रेशियोज के हिसाब से पता चलता है। दूसरा है कैश फ्लो एडिक्वेसी एंड फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। ये दोनों हम एक्चुअली साथ में इवेल्युएट या साथ में अगर समझना चाहे तो कंपनी के पास कितना कैश फ्लोज आ रहा है, वो उसके सामने डेट रिपेमेंट ऑब्लिगेशंस कितने हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को देखें तो सरप्लस कैश कितना है, या तो फिर अनयूटिलाइज्ड बैंक लाइंस कितने हैं, या तो जस्ट इन के अगर कोई एक्सीजेंसी आ गया या कोई इमरजेंसी आ गई तो उसके लिए कंपनी के पास कितने सरप्लस फंड्स अवेलेबल हैं। एंड द फोर्थ फाइनेंशियल पार्ट इज दैट मोर फॉर्म्स एंड पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। तो अकाउंटिंग क्वालिटी है, कंपनी कितना अकाउंटिंग क्वालिटी है, अकाउंटिंग रिपोर्ट क्लीन है या क्वालिफाइड है, सो दैट क्वालिटी इज ऑल्सो चेक्ड। सो ओवरऑल दिस बिजनेस रिस्क असेसमेंट, जो 4 मेन पहलू हो गए, इंडस्ट्री मैनेजमेंट रिस्क, बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क, that will again be taken care of by Hitesh in detail, but this is the primary factors which we'll be looking at for evaluating कोई भी company जो gems and jewelry industry में है। Brunali next। yeah, in short मैं आपको ले लूँ तो ये एक पूरा प्रोसेस है क्लाइंट एंड केयर के बीच में। सबसे पहले आता है एक रेटिंग एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है। द एंटायर प्रोसेस इज बेसिकली अ वेरी फॉर्मल एग्रीमेंट कंपनी और रेटिंग एजेंसी के बीच में, केयर रेटिंग्स के बीच में, वेर इन कंपनी इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सब केयर को सबमिट करता है। हमारी जो रेटिंग टीम है उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, एनालिसिस करेंगे, उनके पास डिस्कस करेंगे कोई भी क्वेश्चन है वो। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ क्लाइंट का तरफ से। वंस द मैंडेट इज साइंड, एक रेटिंग टीम असाइन होता है, इंफॉर्मेशन जो क्लाइंट ने दिया है वो एनालाइज होता है, then we interact with the client, management से मिलते हैं, उनका साइट विजिट करते हैं, and all those findings जो रिपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ऑपरेशनल डिटेल्स है, उसके बेसिस पे से एक रेटिंग नोट बनता है। Now to eliminate that biasness जो मैंने बोला अनबायस्ड वे के लिए, so that rating note after team prepares it, वो एक क्वालिटी चेक के लिए जाता है और एक सेक्टर स्पेशलिस्ट के पास जाता है। For gems and jewelry companies it comes to me, and for other entities that we have established and quality check and sector specialist जो ये सेक्टर को काफी नजदीक से ट्रैक करते हैं। उसके बाद ये जो है वो रेटिंग कमिटी को जाता है। रेटिंग कमिटी अवॉर्ड्स दी रेटिंग, अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो देन वी बेसिकली इश्यू रेटिंग लेटर एंड प्रेस रिलीज होता है। एंड देन रेटिंग गोइंग फॉरवर्ड एक सर्वेलेंस प्रोसेस है जो हर साल रिव्यू प्रोसेस पे चालू रहेगा। आफ्टर दैट इट्स एन कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप, एक कंटिन्यू रहता है रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एज वेल एज केयर टू फॉर द रेटिंग एक्सरसाइज, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एज वेल एज रिव्यू ऑफ रेटिंग्स। अगर क्लाइंट को रेटिंग एक्सेप्ट नहीं होता है तो देयर इज एन दे कैन गो फॉर एन अपील आल्सो फॉर रिव्यू ऑफ रेटिंग्स। सो रेटिंग्स बेसिकली डिटरमाइंड होते हैं व्हिच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय सिंबल की वजह से। When we say that in a symbol, then when a probability of default to mitigate the risk factors or to identify the risk factors। तो पूरा जो बैंड है वो शुरू होता है AAA से एंड जाता है D तक। D हो गया वो इज द लोवेस्ट रेटिंग है, जिसमें वो कंपनीज आती हैं वो या तो फिर अगर डिफॉल्ट कर रही है या तो फिर डिफॉल्ट करने की कगार पे है। एंड AAA कंपनीज वो है जिसका रिस्क पैरामीटर्स काफी लोवेस्ट है, इट्स द लोवेस्ट रिस्क पैरामीटर जिसको वो AAA होता है। इस बीच में जो भी कंपनीज का क्रेडिट रेटिंग होता है वो ये बैंड में असाइन होता है। हाउ इज इट, ये बैंक्स के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? तो बैंक्स को भी कहा गया है कि उनका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो उनको करना है फॉर जो भी लोन देते हैं उसके सामने उनको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो भी बनाना है वो हर एक रिस्क हर एक बैंड की कंपनी के हिसाब से अलग अलग है। तो जिसमें AAA रेटेड एंटिटीज हैं तो उसमें अगर 100 रुपए का बोरोइंग है तो उनको सिर्फ 20 रुपए का प्रोविजन करना है। सिमिलरली जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जाएगा विच इज शोन बाय द रेटिंग्स AA, A, BBB एंड बिलो, तो वो रिस्क वेटेज बढ़ता जाएगा बिकॉज दे आल्सो फील दैट कि रिस्क इन द बोरोइंग्स इज हायर। सिमिलरली शॉर्ट टर्म के लिए भी सेम पैरामीटर्स है 20, 30, 50, 100 एंड 150। ये द रेटिंग इसलिए मदद करता है व्हेन यू आर बेसिकली कंपनी को अगर इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग असाइन होता है तो वो सीधा 150% के ब्रैकेट में से 100% के ब्रैकेट में आ जाता है। तो जो भी कैपिटल एडिक्वेसी और इवन जैसे जैसे हायर होता है तो दैट कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक कम हो जाएगा एंड इट ऑल्सो हेल्प द कंपनी इन रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दिस कंपनीज। तो ये रिस्क वेटेजेस आर प्रिस्क्राइब्ड बाय RBI and they are given to all rating agencies such as CARE।
सो ये मैंने फर्स्ट थिंग जो बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, तो ये एक कॉर्पोरेट बॉन्ड स्प्रेड है जिसमें भी बैंक लोन की तरह द रिस्क प्रीमियम जो है वो ऐड होता है एज एन जिस हिसाब से कंपनी का रेटिंग होता है। तो ये जो जीसेक 5 इयर्स का रेट है 5.9%, वो प्रैक्टिकली डिफॉल्ट रिस्क फ्री रेट ऑफ बोरोइंग है 5.9% इंडिया में। तो जैसे ट्रिपल ए रेटिंग हुआ तो उस पर 0.57 ऐड होगा, डबल ए प्लस है तो उस पर 1.02 ऐड होगा, एंड सिमिलरली वो ऐड होते जाएगा फॉर एज एंड व्हेन द लोअर रेटेड एंटिटीज आर देयर। ऑन कंपैरिजन टू दैट, अगर अदर ऑपरेशनल पैरामीटर्स के हिसाब से भी कंपनी का ये ऐड होता जाएगा, एंड इट हेल्प्स द कंपनी टू रिड्यूस देयर कॉस्ट ऑफ बोरिंग जैसे जैसे ये रेटिंग इंप्रूव होता जाएगा। सो जस्ट टू रिटरेट, रेटिंग से कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम होगा। इट एनेबल्स प्राइसिंग ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स टू रीच आउट टू न्यू इन्वेस्टर्स। न्यू इन्वेस्टर्स को अगर हायर रेटेड इंस्ट्रूमेंट है तो ऑब्वियसली वो नए इन्वेस्टर्स को आकर्षित करेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपकी कंपनी में। लोन प्रोसेसिंग काफी फास्ट होता है फॉर कंपनीज जिसका रेटिंग ज्यादा होता है। ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट इमेज, ऑब्वियसली सिंस रेटिंग्स पब्लिक डोमेन में होता है, वो रेटिंग्स प्रेस रिलीजेस पब्लिश होती है, तो वो ऑब्वियसली हायर रेटेड एंटिटीज का कॉर्पोरेट इमेज भी improve होगा, and it helps in better terms between peer comparison when we do a peer comparison among companies which are in gems and jewelry industry. So between peer comparison, suppliers, customers, obviously this rating already taken into consideration, because ratings को already 2 दशक हो चुके हैं जब से हम ये rating करना शुरू हो गया है, and पिछले 3 या 4 सालों में that rating process has gained lot of importance also. Going to the next slide. हमने 1000 जस्ट टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द सिचुएशन, हमने काफी सारे एमएसएमई क्लाइंट्स जो हमारे क्लाइंट्स हैं केयर रेटिंग्स का, उनका एक ओपिनियन लिया था कि क्रेडिट रेटिंग से उनको क्या फायदा हुआ है। सो 32% लोगों ने कहा कि उनका कस्टमर एंड सप्लायर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। 15% क्लाइंट्स ने ऐसा भी ओपिनियन दिया कि उनको नए बैंक लाइन्स या फिर एनहांसमेंट लेने में काफी सहायता हुआ है, अच्छा रेटिंग। लोन प्रोसेसिंग भी फास्टर हुआ है विच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। सो 30% लोग ने बोला है कि लोन प्रोसेस फास्टर होता है एज वेल एज नए बैंक लाइन्स मिलने में सहायता होती है। इंटरेस्ट रिस्क रिडक्शन, जैसे जैसे रेटिंग इंप्रूव होगा CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बैंक्स का कम होता जाएगा, तो वो बेनिफिट कंपनीज को भी पास ऑन होता है, एंड ऑब्वियसली उसके साथ कंसेशंस भी मिलते हैं विच रिड्यूसेस द ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स। सो ओवरऑल फीडबैक है दैट ओवरऑल वाइल जो भी कंपनीज रेटेड है उसको ऑब्वियसली इन एमएसएमई सेक्टर आल्सो अपार्ट फ्रॉम लार्ज कॉर्पोरेट्स दे आर यूजुअली बेनिफिटेड फ्रॉम availing credit rating from a rating agency like CARE, which has got a very dominant presence in gems and jewelry industry. Next. Now I'll request Hitesh to take you ahead with the gems and jewelry industry and how is CARE's analysis on that point. Yeah, thank you Ujjwal. So जैसे कि आपने अभी जस्ट सुना in terms of what actually we are doing in terms of credit rating and उसके क्या फायदे हैं for a outsider in terms of doing business, in terms of making their presence felt in the market, because a rated company and an unrated company में कैसे नजरिया में डिफरेंस हो जाता है एज फार एज अ बैंकर इज कंसर्न, एज फार एज अ इन्वेस्टर इज कंसर्न, वो आपको काफी हद तक समझ में आएगा इन टर्म्स ऑफ लाइक जैसे उज्जवल ने बताया लास्ट स्लाइड में, when we took the feedback of almost around more than 1,000 customers, so they have shared their opinions, views in terms of how the rating has actually benefited us in terms of doing our business swiftly. So it is not just a requirement, but it is also a kind of an enabling factor for a company when they are doing a credit rating. So जैसे in the initial part of the presentation उज्जवल ने बताया कि how do we categorize risk in different parts and how do we analyze each kind of a risk, हर एक risk को हम कैसे देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं। तो I am taking you through to that phase of the presentation in terms of कि हम कैसे इस इंडस्ट्री को देखते हैं and हम कैसे उसको bifurcate करते हैं। So first of all, like everyone of you all know कि being this sector which is very much important in terms of its contribution to the GDP,
no doubt gems and jewelry sector, the kind of support it gives to the GDP in terms of its export contribution. It also supports in the way of kind of, it's a very labor intensive sector. So काफी employee generation or employment generation काफी होता है इस sector में. So naturally, whether it is the regulator, whether it is the government, they are very much watchful about this sector, and they are also a kind of, I can say, supportive to this sector in a way, because it has a lot of repercussions in terms of the economy and in terms of the employee generation. As you all know, India is one of the largest diamond processor in the world. Around 60-70% of the diamond processing across the world happens only in India. So there are certain benefits, there are certain advantages which we look at being a largest diamond processor. Nevertheless, apart from this, what we can see that we are the largest player, but it is also, it continues to remain a very highly fragmented kind of an industry. काफी ज़्यादा players है, competition बहुत ज़्यादा है. Apart from being labor intensive, the competition activity is much higher in this sector. And we try to analyze each of these aspects on a very different note. So we bifurcate the industry within small sections, and then we analyze this sector. Runali, if you can go on the next slide. Yeah, so हम कैसे categorize करते हैं as a sector as a whole को? So we largely bifurcate the sector into a gold value chain and a diamond value chain. Now, when I'm saying gold value chain, I will separate out gold mining companies or refining companies. I will look at in a different aspect when I'm looking at bullion traders. When I'm saying कि gold trading करने वाले जो companies होते हैं वो, when I'm also bifurcating gold into a jewelry manufacturing. So all these, whether it is gold miners or refiners or jewelry manufacturers, इनका risk different हो सकता है, इनका characteristics different होता है, and we are categorizing them in a different basket, and then try to analyze each and every part of this sector or these specific players within the industry, what kind of a risk they are having and what kind of a demand supply situation they have. So jewelry manufacturing, maybe jewelry wholesalers and jewelry retailers, we kind of differentiate them in terms of our analysis. So this is the reason why we have kept these slides in the presentation, that how we are categorizing this sector into different parts. Going on to the next slide, it will tell you about diamond value chain. So apart from the diamond miners, okay, rough trading players काफी different होते हैं. Polished and manufacturing diamond players काफी different होते हैं, उनकी characteristics different होती है. Diamond jewelry manufacturing and diamond jewelry wholesale and retailers all are different. So whether it is upstream, when I'm saying upstream, it is majorly the mining players. When I'm saying midstream, I'm only considering the rough trading players and the polished manufacturing and distribution companies. And when I'm looking at the downstream, there actually comes my jewelry manufacturing process, whether it is the wholesalers and the retailers. So that is how the whole categorization of the sector happens in upstream, midstream, and downstream. And that is how we bifurcate each and every risk factor for most of these players. So going on to our next slide, here we are trying to tell you how we are analyzing, मतलब हम क्या किस तरह के रिस्क देखते हैं, एंड हर एक रिस्क, जैसा अभी उज्जवल ने उनके प्रेजेंटेशन में पहले बताया कि we categorize the risk into 4 main parts. एक इंडस्ट्री होती है, मैनेजमेंट होती है, फाइनेंस होता है. सो इंडस्ट्री का कैटेगराइजेशन अभी मैंने आपको बताया कि माइनिंग इंडस्ट्री विद इन द डायमंड प्लेयर्स ऑल्सो, गोल्ड डायमंड माइनर्स आर डिफरेंट, उनका डिमांड सप्लाई डायनामिक्स अलग होता है. कट एंड पॉलिश और रफ ट्रेडर्स, उनका डिमांड सप्लाई सिचुएशन अलग होता है, उनका रिस्क वेटेजेस अलग होता है. सो आई विल जस्ट ट्राई एंड टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड्स how each and every risk are we categorizing and what are the main points which we look at. So like what Ujjwal has mentioned, in the management, we look at the promoter's experience and the track record. I will also tell you in detail what exactly means the promoter experience, or how we analyze the promoter's experience and how we analyze the track record of the industry. Apart from that, business risk may we cover the raw material sourcing arrangement,
competitive position, product mix, level of diversification and so on. इसमें business risk में हम लोग hedging mechanism भी देखते हैं. In terms of financial risk, we do a detailed assessment of overall financials in terms of the key ratios. So next slides we will actually focus on each and every parameters, the sub parameters which I am telling you in this slide. And coming back onto the industry cycle or the industry risk, we look at the demand supply situation of the industry, what are the regulatory environment into or regulatory aspects of the industry, and we also look into the cyclicality of the industry. And not just that, but also in terms of when I'm saying demand supply, it also takes into consideration the level of competition which happens in particular sector. So going on to our next slide, जब हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट रिस्क, तो एग्जैक्टली मैनेजमेंट में हम क्या देखते हैं? तो लाइक व्हेन आई एम सेइंग एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोमोटर्स और द ग्रुप्स एंड इन द सेक्टर, सो हम क्या करते हैं? तो वी लुक एट अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द प्रोमोटर्स कि कितने साल से बिजनेस में है. how is the market information or how is the market track record of the promoters? How are the promoters in terms of their name or in terms of their brands? In terms of operations हम देखते हैं कि कैसे ग्रो हुए हैं, कितने साल से बिजनेस में है, कौन से कैटेगरी में बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि whether you are only doing into rough tradings or whether you are only manufacturing diamond jewelry or whether you are only manufacturing gold jewelry or whether you are just doing cut and polish business, or whether you are only doing a job work kind of a business. There are many players who are only doing job work kind of a business. So we are actually categorizing each and every player based on the activity which they are doing. ऐसे नहीं है कि gems and jewelry बोला तो सब एक में आ गए. We are first categorizing them कि what exactly is the business activity they are having, and उसके हिसाब से हम उनको first categorize करते हैं in that particular basket. कि whether it is a gold jewelry manufacturer, a diamond jewelry manufacturer, or both of them, or only a cut and polish diamond, or only a trader. So all these things are looked into through the past track record of the operations, and also how the promoters and how the company is reacting and performing in different economic cycles. जैसे उज्जवल ने एक बहुत important point बोला कि pandemic आ गया. पेंडेमिक आने के बाद हर एक कंपनी reacted in a different way. There are certain companies which became much more stronger. There are certain companies which took very right steps at the very right time to minimize the impact of the pandemic. All these things go actually into the promoter strength. How the promoter is reacting to such kind of a situation, whether it is economic downturn, whether it is industry cycle, and how much is the strength of the promoter in handling all these kind of a situation. Apart from that, we also look into the financial flexibility of the promoter as well. It's not just about the company, but जैसे कि अभी ये pandemic आ गया, तो if there is a requirement for the company that they require additional funds, whether the promoters are flexible enough to bring that much amount of funds or that much amount of support. It may not be a equity infusion. It can be a support which the company is getting on the track record of the promoters. Bankers भी किसी को भी पैसा नहीं देंगे. Bankers will only give money in such times to such promoters whom they are confident upon. And that is where everything comes into the management risk. So apart from that, we also look into the constitution of the entity. When I'm saying constitution of the entity, I'm telling about whether it is a private limited company, whether it is a partnership firm, okay, or whether it is a publicly listed company. All these things matters because there is a increased level of transparency in each and every part of this in terms of the constitution of the entity. So can I interrupt you for a minute? So there is a request from audience. They're asking if you can speak in Hindi too, so that they can understand. Okay. तो बेसिकली जैसे आपको बताया मैंने कि मैनेजमेंट रिस्क में हम ये कोशिश करते हैं कि प्रमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ कि जैसे लेट्स से पैंडेमिक आ गया या कुछ हो गया,
तो ऐसे सिचुएशन में प्रोमोटर्स कैसे मैनेज करते हैं और प्रोमोटर्स कैसे सपोर्ट कर पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। एंड ये कोशिश करते हैं हम थ्रू द मैनेजमेंट इंटरैक्शन एंड थ्रू द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी, की ये एनालाइज करने के लिए या ये समझने के लिए हाउ एफिशिएंट आर द मैनेजमेंट, कि कोई भी सिचुएशन मैनेज कैसे कर पाए। गोइंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। या मृणाली, नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी मैं आता हूँ बिजनेस रिस्क पे। व्हेन आई एम सेइंग बिजनेस रिस्क, हम एक्चुअली बिजनेस डायनामिक समझने की कोशिश करते हैं। सो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने कैटेगराइजेशन काफी किया है विद इन द सेक्टर ऑल्सो। तो दो बड़े कैटेगराइजेशन है, एक तो सीपीडी मैन्युफैक्चरिंग वाले एंड अनदर इज गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग। इनका काफी डायनामिक्स डिफरेंट होता है, दैट इसके लिए हम लोग ने उनको डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज किया है, ये समझने के लिए कि इनका बिजनेस रिस्क कैसे होता है। सो बिजनेस रिस्क समझने के लिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे एक सीपीडी मैन्युफैक्चर है, तो वो रफ डायमंड कहाँ से प्रोक्योर करते हैं, वेदर ही इज डायरेक्टली बाइंग इट फ्रॉम द माइनर्स या वो किसी ट्रेडर से बाइंग करते हैं, उनके पास कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये सब चीजें जाती है व्हेन आई एम लुकिंग एट कट एंड पॉलिश डायमंड। इसके अलावा मैं ये भी देखता हूँ कि कट एंड पॉलिश डायमंड में रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन कैसा है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एज वेल एज कस्टमर एंड प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि कौन से मार्केट को ये कैटर करते हैं। जैसे एक इंसिडेंट था कि हांगकांग में कुछ इश्यूज हो गए थे, तो देर आर सर्टन प्लेयर्स विद इन द इंडस्ट्री जिनका फोकस सिर्फ एक हांगकांग मार्केट था। तो ऐसे प्लेयर्स को जल्दी इंपैक्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ एनी प्रॉब्लम इन अ पर्टिकुलर रीजन, फॉर एग्जांपल हांगकांग मार्केट या चाइना में कुछ इश्यू हो गया, तो जिनका ज्यादा फोकस चाइना में है और जिनका ज्यादा कंसंट्रेशन चाइना में है, उनको इंपैक्ट जल्दी आता है। तो हम लोग ये गॉज करने को देखते हैं कि व्हाट इज द रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन, कितने स्प्रेड हुआ है एंड कितना रिस्क डाइवर्सिफाइड हुआ है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट चीज है कट एंड पॉलिश डायमंड्स में हम जो देखते हैं, इट इज अबाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अभी हर एक कंपनी, मोस्ट ऑफ द इंडियन कंपनीज, दे हैव देयर let's say subsidiaries in foreign companies, in basically in foreign countries, and ज्यादातर बिजनेस उनका वो फॉरेन सब्सिडियरीज से होता है। तो हम ये भी देखते हैं कि ये कितने लेवल के ट्रांजैक्शंस विद इन द ग्रुप कंपनीज होते हैं या विद इन रिलेटेड पार्टीज होते हैं, और ये ट्रांजैक्शन का फ्लो कैसे है, ये पैसा टाइम पे आ रहा है फ्रॉम दिस कंपनीज, हाउ आर दिस सब्सिडियरीज डूइंग, वो सब्सिडियरीज में कुछ लोन होता है क्या, या वो सब्सिडियरीज ने कुछ बैंक फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं क्या। तो ये सब चीजें हमारे एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट हम देखते हैं कि ये कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है टुवर्ड्स ओन सब्सिडियरीज। ना कमिंग ऑन टू द गोल्ड ज्वेलरी, इसमें गोल्ड ज्वेलरी में इट इज मेजरली द मेन थिंग इज अबाउट सेल्स वॉल्यूम एंड व्हाट काइंड ऑफ इन्वेंट्री या वॉल्यूम्स जो हम लोग इन्वेंट्री होल्ड करते हैं वो कैसे रखते हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं, सेल्स वॉल्यूम कैसे मैनेज करते हैं और उसके लगने वाली इन्वेंट्री कैसे मैनेज करते हैं। गोल्ड ज्वेलरी में another important thing is about hedging, because you know every time you see any change in the economic numbers, in the parameters, you will first thing what you see is कि gold prices में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते हैं। तो इसको मैनेज करने के लिए कौन से हेजिंग एक्टिविटीज है, हेजिंग मॉडल्स आप यूज करते हैं, एंड हाउ इफेक्टिवली, कितने अच्छे तरीके से ये मॉडल्स यूज करते हैं कि वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे या आपके बिजनेस पे ना है। अगेन गोल्ड ज्वेलरी में भी हम लोग रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई एक जगह पे, जैसे लेट्स से कोई एक स्टेट में या कोई एक सिटी में ये कॉन्सेंट्रेटेड ना हो, जितना ज्यादा स्कैटर्ड होगा उतना ज्यादा रिस्क स्प्रेड हो जाता है और रिस्क कम हो जाता है। दैट इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग व्हेन वी से कि रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन मतलब उससे क्या बेनिफिट होता है। हम लोग गोल्ड ज्वेलरी में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखते हैं या रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट देखते हैं। मतलब
एक आउटलेट से कितना सेल हो रहा है. That gives us an understanding कि मार्केट में कंपनी का नाम कैसे है, उसका ब्रांड इमेज क्या है, उसका कैचमेंट एरिया कितना है. All these things give us a comfort about its selling importance or its marketing capabilities. Apart from that, margins वगैरह तो देखते ही है in terms of the movement in the margin. That also we get covered in our financial analysis. So going on to the next slide. या मृणाली, नेक्स्ट स्लाइड. सो जैसा आपको बताया कि फाइनेंशियल रिस्क एनालिसिस में हम क्या देखते हैं. सो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज देखते हैं. सर्टन रेशियोज होते हैं जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एज अ सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू. हर एक सेक्टर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं. सो अकॉर्डिंगली फॉर द जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर ऑल्सो देयर आर सर्टन इंपॉर्टेंट रेशियोज विच वी लुक एट व्हेन वी से फाइनेंशियल रेशियोज. सो डेफिनेटली ग्रोथ एस्पेक्ट तो आता ही है कि ईयर ऑन ईयर कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी की ग्रोथ कैसी है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की मूवमेंट कैसी है, इन लाइन विद द मूवमेंट इन द इकोनॉमी और विद द मूवमेंट इन द लेट्स से द इंडस्ट्री साइकिल. ये कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी मूवमेंट कैसा है वो भी देखा जाता है. जब हम लेवरेज की बात करते हैं, लेवरेज मतलब कितना कर्जा या कितना लोन लेते हैं कंपनी टू डू अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ बिजनेस, वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं जब हम लेवरेज पोजीशंस देखते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, कवरेज एंड लिक्विडिटी इज अगेन इन टर्म्स ऑफ कि लिक्विड कैश या कंफर्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी कितना है. जैसे कि आप जानते हैं ड्यूरिंग द पैंडेमिक या कुछ इवेंट्स हुए थे इन द पास्ट वेरिन बैंकों ने कर्जा देना या वर्किंग कैपिटल लिमिट्स कम करना चालू किया था. सो इन दैट सिचुएशन जो कंपनी लिक्विडिटी वाइज साउंड है उनको प्रॉब्लम नहीं आया, या जो प्रमोटर्स हु हैव द कैपेबिलिटी टू पंप इन एडिशनल फंड्स उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आया. तो हम ये कोशिश करते हैं जानने की कि ओवरऑल लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी कैसा है. In terms of crisis, this actually helps us कि ये कंपनी कैसे रिएक्ट करेगी in different situation. On the financial ratios, apart from the ratios, हम कैश फ्लो एनालिसिस भी करते हैं. इसका मतलब कि रिसीवेबल्स में कितना पोजीशन है और डेटर्स का कैसा पोजीशन है, डेटर एजिंग साइकिल कैसा है, डेटर्स का पैसा टाइम पे आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इन्वेंट्री लेवल कहाँ पे है. ये सब चीजें हमको अंडरस्टैंड करने को मिलती है फ्रॉम द कैश फ्लो एनालिसिस. तो इस पे हम लोग काफी इंपॉर्टेंस देते हैं बिकॉज हम लोग ने पास्ट में भी देखा है, वी हैव एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग्स कि इन्वेंट्री ज्यादा होने से या रिसीवेबल्स काफी ज्यादा बढ़ने से काफी सारे कंपनी को बहुत सारा नुकसान हुआ था इन द पास्ट व्हेन देयर वाज चेंजेस इन द साइकिल. सो हमारा ये फोकस होता है टू अंडरस्टैंड द कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी, गेटिंग एन अंडरस्टैंडिंग कि इनका रिसीवेबल मूवमेंट कैसा होता है, डेटर का एजिंग या डेटर का क्वालिटी कैसा है, कितने बैड डेट्स है, कुछ राइट ऑफ्स होने वाले हैं क्या. तो ये सब चीजें हमको कैश फ्लो एनालिसिस से बेटर समझती है. लिक्विडिटी एंड फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, जैसा मैंने आपको बताया कि आपातकालीन सिचुएशन में या आपातकालीन टाइम में वेदर द प्रमोटर और वेदर द कंपनी इज एबल टू रेज द फंड्स मतलब पैसा जुटा करा पाना टू रन द बिजनेस. That is what is the financial flexibility means for us and that is what is liquidity for us. कि ऐसे सब मोमेंट्स में या ऐसे पेंडेमिक जैसे सिचुएशन में या कोई और सिचुएशन में लिक्विडिटी बफर या फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है तो ये प्लेयर्स के लिए काफी बेटर होता है टू मैनेज सच काइंड ऑफ अ सिचुएशन. नाउ हियर वी ऑल्सो लुक एट वैलिडेशन ऑफ प्रोजेक्शंस और हम लोग उसका सेंसिटिविटी एनालिसिस भी करते हैं. जैसे कि आपको पता है कि आप जैसे बैंकर्स को सीएमए देते हैं वैसे रेटिंग एजेंसीज को भी सीएमए मिलता है. सीएमए मतलब कि आगे 3 साल में आप क्या करोगे और आपको क्या लगता है कि आपका बिजनेस कैसे मूव होगा. तो हम लोग ना सिर्फ ये प्रोजेक्शंस लेते हैं बट हम उसको वैलिडेट भी करते हैं फ्रॉम द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड एंड प्रमोटर स्ट्रेंथ कि आगे जाके ये कैसे हो सकता है. इसमें हम लोग कुछ सेंसिटिविटी एनालिसिस भी करते हैं कि कल को अगर
जैसे प्रमोटर्स ने प्रोजेक्ट किया है वैसा नहीं होता है, या इंडस्ट्री साइकिल में डाउन टर्न आता है या कुछ चेंजेस आता है, तो इन दैट केसेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगा या कैसे गिरेगा या कितना तक गिर सकता है, तो वो काइंड ऑफ अ सेंसिटिविटी एनालिसिस हम लोग देखते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ द इम्पैक्ट ऑन द कंपनी वुड बी फ्रॉम मेनी ऑफ दीज थिंग्स. वर्किंग कैपिटल एनालिसिस में जैसा आपने मैंने बताया कि इन टर्म्स ऑफ क्रेडिटर्स साइकिल कैसा है, इन्वेंट्री कैसी है, रिसीवेबल्स कैसे, ऑल दिस गेट्स कैप्चर्ड इन द वर्किंग कैपिटल एनालिसिस. मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम सिर्फ एक कंपनी का ही नहीं देखते हैं, बट व्हेन वी लुक एट रेशियोज और समथिंग, वी एक्चुअली डू अ कंपैरिजन अक्रॉस द इंडस्ट्री विद इन द सेम प्लेयर्स और सेम काइंड ऑफ अ बिजनेस. जो कंपनी सेम कैटेगरी में बिजनेस कर रही है, हम उसका मीडियन देखने की कोशिश करते हैं, एंड ये कंपनी उस मीडियन में कहाँ गिरती है वो समझने की कोशिश करते हैं टू अंडरस्टैंड कि द हाउ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज. जैसा मैंने आपको बताया कि जेम्स एंड ज्वेलरी इज लार्जली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट या फॉरेन एक्सचेंज रिस्क is a very important thing. Hedging of foreign exchange is also very important because there are certain aspects कि रुपए अगेंस्ट डॉलर के मूवमेंट के वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट होता है. तो काफी चीजों को हम लोग एनालाइज करके वी डिराइव एट द फाइनल फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल ऑफ द कंपनी. गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो जैसा आपको बताया, मैं बोल रहा था कि कैश फ्लो एनालिसिस में हम लोग क्या देखते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब जो बिजनेस है, जो कोर बिजनेस है, उसमें से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से कितना पैसा आता है, या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से कितना पैसा आता है, और फाइनेंशियल एक्टिविटी से कितना पैसा आता है, वो भी हम लोग बाइफरकेट करते हैं. जितना पैसा ऑपरेशन से ज्यादा आता होगा उतना बेटर होता है, बिकॉज जो कोर एक्टिविटी है अगर वो पैसा ज्यादा कमा रही है, दैट इज अ गुड थिंग रेदर देन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी. फाइनेंसिंग एक्टिविटी मेजरली होती है कि प्रमोटर स्ट्रेंथ या बैंकर्स का या क्रेडिबिलिटी प्रोफाइल की वजह से उनको कितना बेनिफिट होता है. सो ऑल दीज थिंग्स इवन इन कैश फ्लो एनालिसिस हम तीनों तरीके से देखते हैं कि कैश फ्लो कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो रहा है, या काफी सारा इन्वेस्टमेंट से उसमें से पैसा आ रहा है, या देयर इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी. सो उसका ब्रेकअप होता है और एनालिसिस होता है. ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. Okay, so coming now on to the industry risk, this will be the last factor in terms of understanding the risk. जैसे इंडस्ट्री रिस्क में हम आपको बता चाहते हैं कि वी लुक एट द ओवरऑल डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री, कि कैसा मूवमेंट है, क्या है, हाउ इट इज चेंजिंग, डिमांड साइकिल कैसे मूव हो रहा है, नॉट जस्ट ऑफ इंडिया बट डिफरेंट एरिया, मतलब डिफरेंट जोग्राफीज. जैसा यूएस का डिमांड में मूवमेंट कैसा है, यूरोपियन मार्केट्स में कैसा है, एशियन अदर मार्केट्स में कैसा है, हांगकांग मार्केट, चाइनीज मार्केट्स कैसा है. तो वी ट्राई टू कीप अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कि हर एक ज्योग्राफी में डिमांड इंप्रूवमेंट है या डिक्लाइन है, कैसा है डिमांड मूवमेंट, एंड इन अकॉर्डेंस विद दैट हमारे यहाँ से सप्लाई कैसे होता है. सो ओवरऑल डिमांड सप्लाई ट्रेंड टेकिंग इनटू कॉग्निजेंस द प्राइस ट्रेंड. सो देयर वाज अ सर्टेन टाइम कि थोड़ा रफ के प्राइसेस गिरे थे, फिर कट एंड पॉलिश के प्राइसेस गिरे, then eventually we see कि second half of FY21 we saw an improvement which was coming in the cycle. So हर तरीके से हम बिजनेस साइकिल को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, एंड आवर रेटिंग इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन what kind of a business cycle you are falling in or what kind of a business cycle the current industry is in. तो ये सब चीजें मैटर करती है जब हम इंडस्ट्री रिस्क एनालिसिस करते हैं. इंडस्ट्री रिस्क में एक और मेजर एस्पेक्ट है अबाउट द गवर्नमेंट रेगुलेशंस. सो गवर्नमेंट की कुछ रेगुलेशंस में चेंजेस आते हैं, हाउ दे आर इम्पैक्टिंग द इंडस्ट्री, that also is getting that also we are analyzing under the industry risk factor. So जैसे कि आपको बताया, all these aspects together help us to understand कि कौन से कंपनी की क्या रिस्क है, एंड अकॉर्डिंगली हमारा रेटिंग उससे इंपैक्ट हो जाता है. गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड.
Yeah, Brunali, next slide. So just to give you an update, जैसे नवंबर दिसंबर में हमने काफी देखा कि we have come to pre-COVID levels and now we are again seeing कि second wave का impact कुछ होगा, but there is certain good thing that महाराष्ट्र में जिस तरह से situation है, but Maharashtra government has given an exception to the gemstone jewelry players कि they can continue with their export activity, बस आप थोड़ा labor force manage करो in terms of managing the strength of the let's say company कि 15-20% से manage करो. थोड़ा सा इस पे इम्पैक्ट आएगा, बट कंप्लीट शटडाउन से जो इम्पैक्ट आया था लास्ट ईयर, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि वैसे इम्पैक्ट आएगा एज फार एज द जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर इज कंसर्न. नो डाउट देयर विल बी प्रॉब्लम, ऑपरेशंस में काफी प्रॉब्लम आएंगे विद द काइंड ऑफ जैसे जैसे ये स्ट्रिक्ट होते जा रहा है तो थोड़े ऑपरेशंस पे इम्पैक्ट आएगा, बट हमें ये लगता है कि ओवरऑल द इंडस्ट्री शुड बी एबल टू मैनेज this kind of a situation going ahead as well, because हमने जो track record देखा for last 7 months 8 months, the kind of improvement which we saw, तो हमें ये लग रहा है कि despite of a lockdown impact आएगा, but इतना ज्यादा नहीं आएगा जो हमने last year में witness किया था. इतना अच्छा second half होने के बावजूद our exports actually declined by 28% last year. तो जैसे $35 बिलियन का जो एक्सपोर्ट्स था वो अभी आई थिंक करीब 25 या 26 बिलियन डॉलर पे आ गया है. बट आई थिंक FY22 विल बी अ मच बेटर ईयर डिस्पाइट ऑफ द लॉकडाउन्स, because the industry is now able to better manage all this kind of a situation. Going ahead to the next slide. So हमने यहाँ पे जस्ट एक रेटिंग डिस्पर्शन दिया है फॉर केयर रेटेड कंपनीज. हमारे यहाँ पे लगभग 114 कंपनीज की रेटिंग होती है विच आर इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. कोई ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है, कोई डायमंड CPD मैन्युफैक्चरर है, कोई एक्सपोर्टर है, कोई ट्रेडर है, कोई डोमेस्टिक रिटेलर्स है. तो ऐसे कुल मिला के 114 कंपनी की रेटिंग फिलहाल केयर के पास है, जिसमें से लगभग 19% कंपनीज ए कैटेगरी में फॉल करती है. 34% of the companies fall in the BBB category. So आप अगर देखते हैं तो around 53 to 54% of the industry actually investment category में है. So BBB and above is investment category, and below investment category जो है वो है अराउंड 45 to 46%. सो इसमें काफी एक आध दूसरा टक्का जो परसेंट है जो कंपनीज आर इन द डिफॉल्ट कैटेगरी, जिन्होंने डिफॉल्ट किया है इन द पास्ट और ड्यूरिंग द पेंडेमिक सिचुएशन, बट उसका परसेंटेज काफी कम है. So this is what is our overall ratings dispersion for care rated clients. Yeah. So now we'll be happy to actually take on the question answers, and I think Ujjwal can also come in terms of for the question and answer session. Yeah. Thank you, हितेश जी. मुझे लगता है कि काफी अच्छी तरह से चीजों को आपने और उज्जवल जी ने जो कुछ भी यहाँ पे ब्रीफिंग दी है, तो मेंबर्स को काफी कुछ इंफॉर्मेशन उनको मिल चुका है. लगातार हम इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, तो चैट बॉक्स तो बिल्कुल मुझे भी इतने कोई क्वेश्चंस या कुछ इस तरह की चीजें नजर नहीं आ रही है कि मेंबर्स की तरफ से कोई क्वेश्चंस और ये सब चीजें यहाँ में दिख भी नहीं रहे हैं. तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसे डाउट्स उनके मन में रह गए होंगे. तो मैं जो मेंबर्स यहाँ पे जुड़े हैं उनसे अभी भी हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो और कोई भी डाउट्स हो तो आप अभी पूछ सकते हैं. हम उनका प्रयास करेंगे कि आपको जवाब दें. इसमें एक क्वेश्चन था कि एनी रीजन फॉर नॉट एड्रेसिंग द कलर जेमस्टोन इंडस्ट्री. आपने कलर जेमस्टोन इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है, ऐसे पूछ रहे हैं पैनलिस्ट. तो सर और कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कलर्ड जेमस्टोन इंडस्ट्री नहीं रादर एक्सक्लूड करने का.
रादर जो हेतु हमारा ये वेबिनार का ये था कि एक ब्रीफ दे पाए कि क्रेडिट रेटिंग होता क्या है, उसके फायदे, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है इंडस्ट्रीज का, हमारा उनसे जो बात हुआ है उस हिसाब से एमएसएमई यूनिट्स को उसका क्या फायदा हुआ है, एंड केयर रेटिंग्स करने के लिए एक स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी कैसा रहा है। नाउ अगर कलर्ड जेमस्टोन्स इंडस्ट्री को भी देखें तो एक पहला ये है कि इट स्टिल फॉर्म्स एक छोटा पार्ट है रिगार्डिंग द ओवरऑल जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री। हाउएवर उसको रेटिंग करने के लिए भी वी यूज द सेम प्रोसेस, जो सेम मेथड जो हम डायमंड डायमंड कंपनीज को रेट करने में लेते हैं, द सेम मेथोडोलॉजी इज आल्सो अप्लाइड फॉर रेटिंग कलर्ड जेमस्टोन इंडस्ट्री एज वेल। जो एक बिजनेस रिस्क असेसमेंट का पार्ट जो हितेश ने बोला कि वेदर वो अगर डोमेस्टिक मार्केट ओरिएंटेड है या एक्सपोर्ट मार्केट ओरिएंटेड है, तो एक्सपोर्ट मार्केट है तो एक दो रिस्क विद रिस्पेक्ट टू हेजिंग रिस्क एंड रिसीवेबल्स रिस्क, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन रिस्क, वो सब रिस्क भी कलर्ड जेमस्टोन इंडस्ट्री को इक्वली अप्लाई होगा, एंड वो इक्वली एसेस होता है जब एक कलर्ड जेमस्टोन इंडस्ट्री को हम रेट करते हैं। थैंक यू उज्ज्वल जी। हालांकि हम आई गेस वी आर रेटिंग आल्सो, हम एक या दो क्लाइंट्स है जो वी आर रेट। हितेश जी एक प्रश्न में और आपके सामने उज्ज्वल और हितेश दोनों जन के लिए रखना चाहूंगा, जो भी जिनके लिए कन्वीनियंट हो आप आंसर दीजिएगा। रेटिंग एजेंसीज आर डाउनग्रेडिंग रेटिंग बेस्ड ऑन रिड्यूस्ड टर्नओवर, व्हाई सो? नॉट रियली कि इट इज जस्ट द पैरामीटर। देखो काफी ज्यादा अगर डाउनफॉल है इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर आल्सो, तो हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है ऑन द ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। अगर टर्नओवर से फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल पे इम्पैक्ट आता है, अगर टर्नओवर से आपकी लेट्स से ओवरऑल लेट्स से इंडस्ट्री में आपकी अगर कॉम्पिटिटिव पोजीशन कम हो जाती है, अगर ये चीजें इम्पैक्ट होती है बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन टर्नओवर, तो शायद रेटिंग्स पे इम्पैक्ट हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि टर्नओवर बढ़ने से या टर्नओवर गिरने से इज द ओनली सिंगल फैक्टर फॉर अ डाउनग्रेड और अ अपग्रेड ऑफ अ रेटिंग। ओके, दूसरा प्रश्न है, व्हाई TD-GCA ratio is prioritized over TOL T&W current ratio? नहीं सर, ये द रेशियोज का प्रायोरिटी डजंट फॉल इन दैट। जो फर्स्ट पॉइंट फाइनेंशियल रिस्क असेसमेंट में रेशियोज का था, उसमें कोई स्पेसिफिक हायरार्की नहीं है कि टोटल डेट बाय जीसीओ रेशियो का प्रायोरिटी ज्यादा है ओवर TOL बाय T&W, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या कवरेज रेशियोज का ज्यादा मायने है। द एंटायर प्रोसेस, मैं वापस बेस कैलकुलेशन पे जाना चाहूंगा कि द एंटायर रेटिंग प्रोसेस में डेफिनेशन के हिसाब से वी ट्राई टू चेक एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ द कस्टमर टू रीपे डेट। सो जो भी रेशियोज हैं विद रिस्पेक्ट टू कवरेज ऑफ डेट, उसका ऑब्वियसली ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, बट इक्वली वो एम्फेसाइज करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी ratios are also important, coverage ratios are also important, and working capital cycle is also important. So ऐसा कोई है नहीं कि TD-GC रेशियो का कोई प्रायोरिटी है ओवर अदर रेशियोज। एक प्रश्न और है कि हाउ लॉन्ग डज द क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस टेक वंस बी स्टार्टेड? राइट, सो सर द रेटिंग प्रोसेस जो हमने पहले ग्राफ दिखाया, उसमें इट स्टार्ट्स विद द साइनिंग ऑफ एन रेटिंग एग्रीमेंट। उसके बाद दोनों पार्टीज का ऑब्लिगेशन रहता है, once is on the part of the company कि वो information दे, management meeting के लिए time दे and everything, and on the part of rating team वो obligation रहता है कि वो rating note बनाए, management से interact करे, put it before the rating committee and intimate to the client. So once the entire information is received, it usually doesn't take more than 21 days to conclude the rating exercise. That is our attempt also. Once the entire information is received from the client, we interact, we meet them, site visit conduct करें, and we attempt कि rating assignment जो है वो 21 दिन में हम पूर्ण कर पाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक क्वेश्चन जो Q&A में आया हुआ है कि लोगों का ये सोचना है कि ये पैंडेमिक की वजह से जो सिचुएशंस बनी हुई है, उसमें अगर डाउनग्रेडेशन ड्यू टू रिड्यूस्ड टर्नओवर एंड डेब्टर्स allocation is unfair as problem in the sector is genuine.
downgrading the sector will be further hamper business as collateral requirement will increase and ROI will increase. तो एग्जैक्टली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को इस पे थोड़ा थॉट देने की जरूरत है कि जो सिचुएशंस, जो सर्कमस्टेंसेस, जो क्राइसिस वर्ल्ड वाइड सबके लिए सिमिलर लेवल पे लोगों ने फेस किया है, तो कहीं ना कहीं इसमें डेफिनेटली एक अटेंशन की दरकार है। तो आपकी पॉलिसी में भी कुछ इस तरह से लोगों को इस सिचुएशन को देखते हुए एक पैरामीटर्स होने चाहिए। तो इसमें हम आपसे थोड़ा क्लैरिटी चाहेंगे। हाँ भैया प्लीज। ठीक है। सर, ये डाउनग्रेडेशन ड्यू टू रिड्यूस टर्नओवर एंड डेटर्स एलोंगेशन जो है, दो चीज कहना चाहूंगा ऑन बिहाफ ऑफ केयर रेटिंग्स, दैट वी हैव वेरी क्रिटिकली एनालाइज्ड जो भी ये पेंडेमिक का इम्पैक्ट है ऑन द इंडस्ट्री, एंड अनलेस एंड अनटिल अगर कोई फंडामेंटल इम्पैक्ट आया हुआ है ऑन द कंपनी, we have not taken any rating action. Rather, I would like to appreciate जो इंडस्ट्री का स्टांस रहा है ये पेंडेमिक में बेयर करने के लिए, कि डेटर्स कलेक्शन हुआ, उसकी वजह से उन्होंने बोरोइंग्स थे वो कम किए, एंड दे वेट एंड वॉच सिचुएशन जो था कि रिसीवेबल्स कलेक्शन पे फोकस करें, राइट, बैंक बोरोइंग है वो कम करें, एंड एज एंड व्हेन डिमांड जब इंक्रीज होगा तब प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू करेंगे। दैट इज द प्रोसेस जो एक कॉमन चैनल हमने देखा, हर एक प्लेयर का थॉट प्रोसेस था। एंड दो चीजें हैं विद रिस्पेक्ट, अगर ये स्पेसिफिक एड्रेस करें कि रिड्यूस टर्नओवर एंड डेटर्स एलोंगेशन, तो ये दो चीजें का इम्पैक्ट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। सो टर्नओवर कम हुआ तो एक सिर्फ टर्नओवर कम नहीं होता है, उसमें सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो डिक्लाइंस, माय नेटवर्थ जो एक्रीशन होना चाहिए वो भी कम होता है, एंड अगर माय डेटर्स रिडक्शन होता है तो माय प्राइमरी थिंग, माय कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो कम होते हैं। तो व्हेन वी एनालाइज द रेटिंग्स, my primary focus is कि my cash flow should be sufficient to meet my debt, right? तो मेरा अगर debtors पैसे नहीं आएंगे तो that is my primarily impacts my cash flow from operations. So ये एक mindset रहता है on our side that cash flow from operations remains healthy, right? So if the turnover goes down and debtors elongate, that means my cash flow from operations पे काफी impact आएगा, जो हो सकता है आगे जाके debt servicing में दिक्कत आ सके। Considering उसमें एक चीज और भी होता है कि मेरे debt obligations कितने हैं, अगर वो ज्यादा है तो ऑब्वियसली रेटिंग पे इम्पैक्ट आ सकता है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे कि while we totally understand your point in terms of कि पेंडेमिक सिचुएशन ऐसा आ गया था, एंड बिकॉज ऑफ विच डेफिनेटली बिजनेसेस पे इम्पैक्ट हुए, डेफिनेटली आपका डेटा साइकिल एलोंगेट हुआ था, एंड जिसके लिए RBI ऑल्सो हैज ओपन्ड अ विंडो गिवन सम टाइम फ्रेम। सो बट ये एक और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि RBI has also categorically said the rating agency कि if the overall business is getting impacted, it is not just because of the pandemic or something, okay, अगर वो default की तरफ जा रहा है तो it is a rating agency's duty to also highlight कि ये कंपनी में financial condition has worsened and you should not stop from taking any rating action. So just because pandemic है इसके लिए हम rating action नहीं लेंगे, ऐसी बात नहीं है। But at the same time I would also like to tell कि because जैसे ये pandemic last February March में जैसे ये start हुआ था, we didn't went ahead and downgrade the rating. हमारे पास एक ऑप्शन होता है टू कीप अ वॉच ऑन द रेटिंग इन टर्म्स ऑफ द आउटलुक ऑन द रेटिंग। हम लोग ने काफी सारे कंपनीज में इनफैक्ट आउटलुक हैज टर्न नेगेटिव एंड वी हैड नॉट डाउनग्रेडेड द रेटिंग एंड वी आर मॉनिटरिंग दैट रेटिंग एंड देन वी आर टेकिंग अ एक्शन कि 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद जब इंडस्ट्री में इंप्रूवमेंट आ रहा है, वेदर ये कंपनी में इंप्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही है। अगर बाकी इंडस्ट्री में इंप्रूवमेंट आ रहा है लेकिन एक पर्टिकुलर कंपनी में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, at that time we have taken some certain actions. So we should also appreciate the fact कि हम लोग भी it's a continuous process rating. अगर रेटिंग डाउनग्रेड तो होती है तो हम फिर भी मॉनिटर करते हैं कि आगे जाके ये अपग्रेड हो सकता है क्या, या आगे जाके ये स्टेबलाइज होने के बाद इज देयर अ मोमेंट और इज देयर अ चांस टू अपग्रेड इट एज वेल। सो ऐसी बात नहीं है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कुछ पैरामीटर्स में अगर डाउनफॉल आता है तो हमें वो एक्शन लेनी पड़ती है। Great. And Mayank ji का सर पॉइंट सही है that pandemic and lockdown is beyond the control of business. Yeah.
but that is वो एक point है जो industry risk है, right? That is what we consider, and that is what हमने बोला कि there are two kind of risk, internal as well as external, which both impact the ratings. And assessment दोनों का ही महत्वपूर्ण है while doing a rating exercise. Okay. एक प्रश्न और भी है हमारे यहाँ. Was there any special consideration on performance due to pandemic time last year? Was there any special consideration on performance due to pandemic time last year? So special consideration already in terms of moratorium RBI offer कर चुका था. So we were also said that जो भी कंपनी ने moratorium लिया हुआ है या फिर जिसके भी bills collection है, उन्होंने obviously वो payments delay होंगे उसके लिए apply कर दिया था and bankers have approved. So we have not considered that as an event of default, and rating still continue at the level जो पहले था. So consideration was given by the RBI that कि इसको default नहीं माना जाए, and that is all we have followed in lines with indications that we have received from RBI for treating how the accounts have performed during this pandemic, sir. Over and above the moratorium, there was also one-time restructuring. ये sector में काफी नहीं था ये, but other sectors also. One-time restructuring under the RBI window was also considered by the rating agency. So जो भी हमारे regulator हमें allow करता है, तो we are passing it on to the industry, let's say. So जो भी RBI और SEBI guidelines है for rating agencies during the pandemic, we have also strictly followed that as well. Okay. What is the basis of calculating surveillance fees? Why is so high? we both are from the operations side. Okay. But yeah. तो आप मैसेज कम्युनिकेट करिए कि Sure. जो सिचुएशंस चल रही मार्केट की, चीजें हर जगह पे डिग्रेड हो रही हैं, तो कम से कम फीस भी उसी लाइन पे होनी चाहिए, चीजें भी उसी लाइन पे बदलाव होनी चाहिए. तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है एक चीज सिर्फ on the basis of our experience for so many years in this segment, we can say that जो initial fees हैं और जो surveillance fees हैं, वो दोनों एक एग्रीमेंट का, रेटिंग एग्रीमेंट का पार्ट होता है, which is the first and foremost thing which happens when an company comes for a rating thing. तो वो उसी टाइम पे ये initial fees and surveillance fees decide होता है, right? And that is more of an business development team's question. So जो इनका पार्ट है, I'll definitely pass it on, and मैं उनको बोलूँगा कि they can come back to you for this. Thank you so much. मुझे लगता है कि काफी क्वेश्चंस के आंसर हमने दे दिए हैं, और भी क्वेश्चंस इसी तरह से लगातार हमारे पास में आ रहे हैं, लेकिन समय की मर्यादा है. हम लगभग 1 घंटे से अधिक समय इस चैनल पे बिता चुके हैं. तो मेंबर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो भी प्रश्न होंगे, हम फिर जब अगले महीने किसी समय आपसे आवश्यकता को देखते हुए दोबारा अगर इन रेटिंग एजेंसीज के लोगों के साथ में 1-to-1 में बैठने का मौका मिलेगा और आवश्यकताएं आपकी तरफ से हमारे पास में आएंगी, रिक्वायरमेंट्स आएंगी, तो निश्चित तौर पे हम फिर से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ेंगे और आपके जो भी कठिनाइयां या जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको उस वक्त भी हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करेंगे. तो एक बार फिर से मैं आप सबका, जो हमारे मेंबर्स यहाँ पे जुड़े हैं, सबको धन्यवाद देते हुए, और इस कोरोना के समय में आप सब सेफ रहें, हर वेबिनार्स में आप उपस्थित हो सकें और आप अपने नॉलेज को इस पैंडेमिक पीरियड को अपने नॉलेज अपग्रेडेशन के लिए यूज करें. और यही मेरी आप सबसे विनती रहेगी. हितेश जी, उज्जवल जी, आप सब दोनों जन का बहुत बहुत धन्यवाद. अब मैं JPC की तरफ से मिथिलेश पांडे, हमारी कलीग मिनाली, हम अब विदा लेते हैं. थैंक यू सो मच. Thank you, sir. JPC members. Thanks, Brunari. Thank you. Giving us opportunity, sir. ये direct communication always helps, and we'll be addressing any queries if any other member has on rating operations. ये एक तरह से दोनों के लिए फायदेमंद है. So thank you for considering us, Mithilesh ji. Thank you. Thank you, Julie. Thank you so much. Thank you. Thank you, Murali. Thank you, sir.